तो बाबूजी ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो इसमें अब सवाल ये आता है कि किसान को प्रैक्टिकल में क्या करना है। मतलब अगर वो जैविक खेती वास्तव में समझना चाहता है, करना चाहता है, तो उसको करना कैसे है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जो चर्चा करेंगे कि अभी तक हमने प्रकृति और खेती के बीच के कुछ रिश्तों की बात की, लेकिन आज हम देखेंगे कि खेती करने का या जैविक खेती करने का एक व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है और उसमें हमको किन बातों को ध्यान रखना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 4 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। पहला सूत्र है कि धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ में हम पूरकता पूर्वक जिएं, उनके साथ कोई विरोध की मानसिकता ना रखें, क्योंकि धरती अपना खाद बनाती है, पेड़ पौधों में अपनी बीज परंपरा को बना रखने की ताकत है और पशु पक्षी अपनी वंश परंपरा में काम करते हैं। मतलब अपनी वंश परंपरा का मतलब है वो अपने से अपने संसार को बनाए रखते हैं। ऐसे में उनकी एक साझी भूमिका है, उसको हमें समझना है। जैसे अनेक चीज़ें साथ साथ पैदा होती हैं, तो अनेक चीज़ें आपको अपने खेत में लगानी है, तो उसके लिए आपको अपने खेत का एक खाका तैयार करना होगा कि हम यदि बाउंड्री पर पौधे लगाते हैं तो उसको हम बफर जोन बोलते हैं। तो बफर जोन में 3, 4, 5 प्रकार के पौधे लगाएंगे। उसके बाद में अपने अपने खेत में हम अंदर वो फसलें भी लगाएंगे जो हमारे खेत में 1 वर्ष से ज़्यादा अवधि तक पैदावार देंगी, और हो सकता है 40 साल तक पैदावार दें। वो 40-50 फुट ऊपर तक ऊंचा पेड़ हो सकता है। तो ऐसे प्रकार से अनेक वर्षों वाले पौधों को लगाएंगे और सीजनल पौधों को भी लगाएंगे। तो इसको खेत को हम 3 हिस्सों में अपने मन के अंदर बांट लेते हैं, फिर उसको बैठकर एक खाका तैयार करते हैं। मैं किसान भाइयों एक बहुत सुंदर बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि हम मकान बनाते हैं तब भी नक्शा बनाते हैं, लेकिन हम खेती करते हैं तो कोई नक्शा नहीं बनाते। पड़ोसी जैसा कर लिया हम भी ऐसे ही कर लिए। मतलब प्लानिंग करनी चाहिए पहले। प्लानिंग हमको पहले खेत की प्लानिंग कागज़ पर तैयार करनी चाहिए। ये बाबूजी कितने समय का ध्यान रखना चाहिए इस प्लानिंग में? इस प्लानिंग में कम से कम भी आपको 6 से 8 वर्ष और अधिकतम 40-50 वर्ष, क्योंकि प्लानिंग जब चलती है तो वो खेती की लंबी चलती है। अब आप आम का पौधा लगाया तो 40 साल 50 साल तो चलेगा ही। बिल्कुल। लेकिन यदि आपने उसकी दूरी का नियम ठीक नहीं रखा तो पता लगा कि वो 20 साल के बाद में पौधे आपस में मिल गए, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पूरे आम की बेल्ट जो बर्बाद हुई, उसके पीछे यही कारण था कि आम के पौधे को रोग नहीं था, हमारे गलत तरीके से लगाए हुए ढंग के कारण उसको रोग था। क्योंकि 40 साल के बाद में सारे पौधे आम के पौधे रह गए, घास अब नीचे होती नहीं, पौधे को खाने के लिए कुछ है नहीं। तो जब पौधे को खाने को मिलेगा नहीं, रासायनिक खादों के ऊपर चलाओगे आप उसको, वो बीमार हो जाएगा। जैसे कि गन्ना पहले 12-13 साल तक लगता था एकदम, और अब जो है वो 1 या 2 साल में सिमट के रह गया। बिल्कुल। देखिए पहले भी जो गन्ने की फसल को आप देखोगे तो गन्ने की फसल के साथ में हम अनेक चीज़ों को और भी जोड़ते थे, या फसल चक्र इस्तेमाल करते थे। जमीन की उर्वरता के साथ इतनी छेड़खानी नहीं की गई थी। आज क्या हो गया, आज हमको ये लगने लगा कि जल्दी से जल्दी फसल लें, रासायनिक खादों के दबाव से लें, और हमको काम ना करना पड़े और मशीनों के सहारे से काम करें। क्योंकि यदि किसी खेत में एक ही चीज़ होगी तो मशीन चलने में आसानी है, 4 चीज़ लगा रखी तो मशीन चलने में मुश्किल लगता है। तो हम खेत में समय को बचाने के लिए, मेहनत को बचाने के लिए बाजारवाद के शिकार हो गए और पैसा बाजार में चला गया। दूसरा सूत्र है विविधता को ध्यान में रखना। फसल प्रणाली, मैं तो किसानों से निवेदन करूंगा कि जो किसान 10 एकड़ वाले भी हैं, 20 एकड़ वाले भी हैं, 100 एकड़ वाले भी हैं, उनमें केवल मशीनीकरण का काम बदलता है। वो अपने खेत में 10-5 सब्जी फसलों को लगा सकते हैं। वो अनेक प्रकार की फसल हैं, अनाज भी उसमें है, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, जो भी उपयोगी चीज़ें हैं जिसमें उनको आमदनी लगे। देखिए बड़ा मुद्दा ये है कि हम गेहूं गन्ने धान के पीछे पड़े हैं और उसकी कोई इकोनॉमिक्स आ नहीं रही। हम क्यों नहीं बदलाव कर रहे जब बाजार में दूसरी चीज़ें इससे ज़्यादा बिक रही हैं। आज मैं उदाहरण देता हूँ कि बाजरा अब मिलेट्स में आ गया, सुपर मिलेट्स में है। मतलब ऑर्गेनिक बाजरे की कीमत 80 रुपये किलो तक, और हम इस बाजरे यहाँ मंडी में देखते हैं तो बाजरे के लिए पिटे पड़े। तो आज हम क्यों नहीं उधर शिफ्ट कर रहे जहाँ चीज़ की कीमत है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा नियम है महत्वपूर्ण कि खेत की सतह को हम क्षेत्रफल में ना देखें, घनत्व में देखें कि 40 फुट ऊंचाई तक पैदावार मिल सकती है। इसी को नाना प्रकार से लोगों ने प्रस्तुत किया है, मल्टी लेयर मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। एक ही खेत में अनेक सतह पर अनेक फसलों के द्वारा उत्पादन लिया जाना। इससे क्या हो जाएगा, आपका उत्पादन का घनत्व बढ़ गया। अब खेत में 10 चीज़ें हैं और 50 फुट ऊपर तक है तो पैदावार तो बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी। इससे बड़ा काम क्या हुआ, खेत में बीमारी नहीं आती और खेत में खाद की जरूरत नहीं पड़ती।
जिसके लिए किसानों पर दबाव है। अब खेत का खाद नहीं बनाना, खेत अपना मतलब खाद यदि बना रहा है। समय और दूरी का ध्यान रखा जाए तो उसमें बीमारी भी नहीं आती और पोषण भी होता रहता है। पोषण बराबर बना ही रहता है, क्योंकि जड़ों के जितने भी रस जमीन को मिलते रहते हैं, एक जड़ दूसरी जड़ को अपने एंजाइम, अपने रसों को बांटती रहती है। सहस्तित्व का मतलब यही है। मतलब ये पौधों का एक विज्ञान है जिसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी था। हम उसको बाजार से जोड़ दिए, बाजार से लाकर डालेंगे, जब कुछ निकलेगा उसमें नहीं निकला, जमीन कमजोर होती चली गई। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो है नैसर्गिक संतुलन। नैसर्गिक संतुलन क्या है? जैसे इस बेल्ट में हम रह रहे हैं और हम महाराष्ट्र में जाएं, हम पहाड़ में जाएं, तो वहाँ पर वर्षामान, तापमान और ऋतुमान तीनों बदल जाते हैं। मौसम भी बदल जाता है, वर्षा कितनी कम ज़्यादा होती है। तो जैसे वर्षामान, ऋतुमान और तापमान तीनों बदलते हैं, वहाँ पर मिट्टी की बनावट बदल जाती है, वहाँ के जीव जानवरों के शरीर बदल जाते हैं, वहाँ पर पैदा होने वाली वनस्पतियाँ बदल जाती हैं। तो देखने में ये आया कि जहाँ जैसा वातावरण है वहाँ पर वैसा ही भोजन है, और वैसे ही भोजन को लेने वाले वहाँ जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यों के शरीर हैं। जैसे पहाड़ का शरीर अलग है, महाराष्ट्र का शरीर अलग है। इसलिए लोकल फूड चेन की मांग बढ़ रही है पूरी दुनिया में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हो, कितनी बढ़ा सकते हो। मैं तो लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि इस समय यदि आप लोग जैविक खेती को सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ लें, समझ कर करें, उसमें केवल उसको लागत पर ना जोड़ दें, मतलब लागत तक सीमित ना रहें, उसका प्रोसेसिंग भी करें, उसके प्रमाणीकरण भी करें, उसको बाजार तक लेकर जाएं, तो 1 एकड़ ज़मीन से 10 लाख रुपए भी निकालने, क्या आपत्ति आ रही है आपको? इसमें कोई तराजू थोड़ी है किसी के हाथ में। आप वही गन्ना 300 रुपये का बेच सकते हो, वही गन्ना 3000 रुपये का बेच सकते हो, तो 10 गुना आपकी आमदनी बढ़ेगी। और आप ये कहेंगे कि इसकी मांग कहाँ है? पूरा बाजार भरा पड़ा है। हमको मंडी और बाजार के रास्ते बंद करने होंगे। और मैं इसमें भारत सरकार को भी दुहाई देता हूँ कि जिन्होंने मंडी और बाजार के रास्ते के जो हर्डल्स थे किसानों के, वो खोले हैं। हमको तो सोचना होगा कि अब हमको समानांतर मंडी और बाजार के रास्ते तय करने होंगे। हमारे भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी नौकरी लग नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में किसानों को उत्पादन करने के प्रबंधन को समझना है, लागत को नहीं समझना है। एक बात मैंने आपका उत्तर दिया, ठीक है। दूसरा उत्तर मैं देना चाहूँगा। दूसरा उत्तर ये है, आमदनी बढ़ानी है तो खेती केवल खेत में काम करना नहीं है। खेत में से जो निकल कर आया है उसका प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? गेहूं से आटा, दलिया कैसे बनाना है? गन्ने से गुड़, शक्कर, सिरका कैसे बनाना है? और भी आगे चीज़ बढ़ने की है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है? जड़ी बूटी बनानी है तो उनको सप्लीमेंट के आधार पर कैसे बाजार तक पहुंचाना है? मतलब किसान को यदि आमदनी बढ़ानी है तो प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है, और प्रोसेसिंग भी प्रमाणीकरण के साथ में। मतलब ये गवाही दें हम कि हमारी जो चीज़ है इसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर है। देखिए बाजार क्या है, बाजार ये कह रहा है कि यदि हमको सही चीज़ मिलती है तो हम उसका मुँह मांगा दाम देने को तैयार है। इसलिए बाजार में एमएसपी काम नहीं करती, मंडी में एमएसपी काम करती है। बाजार में कहाँ काम करती है? जैविक खेती के उत्पादन की बात देखो आप, लोगों ने 3-3 गुना, 4-4 गुना पे जैविक उत्पादन बेच रहे हैं। वहाँ कोई एमएसपी मांग रहा है क्या? तो मैं ये निवेदन करूँगा किसानों को कि एमएसपी एक शर्तनामा है मंडी और बाजार का। हम अपनी दृष्टि बदल दें, मंडी और बाजार के जरिए ना जाएं, हमको कंज्यूमर को देखना है। आजकल ई-नाम के जरिए मंडियों, जो डिजिटल मंडी जिनको बोलते हैं, उनके जरिए, जैविक खेती .com के जरिए, अमेजोन जैसी कंपनियों ने कितनी सप्लाई चेन खोल दी है। आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अपने सभी तरह के प्रोडक्ट वहाँ आपको मिल जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे, तो अमेज़न क्यों पे, नहीं और हमारे पढ़े लिखे बच्चे क्यों नहीं उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? हम क्यों नहीं उसी छोटी सोच के हुए? देखिए मैं तो बहुत निवेदन कर रहा हूँ। मैं अब गाँव की तस्वीर को देखता हूँ तो तकलीफ होती है। गांव में ना तो कोई सामाजिकता बची है। गांव में हम खाली समय में ताश ज़्यादा खेलते हैं। गांव में हम जो 2GB जो हमको मिलता है, ये यूट्यूब देखने के लिए, इंटरनेट, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। निकाल क्या रहे हैं हम? अपने बच्चों के लिए क्या निकाल रहे हैं? हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप देखिए, लेकिन क्या हम दिन में कितनी बार अपने परिवार की आमदनी बढ़ाए जाने के बारे में सोचते हैं? अपनी खेती में बदलाव करने के बारे में सोचते हैं? या हम मिलकर कैसे अपने समाज को और अपने गांव को आगे बढ़ाएं, ये सोचते हैं? तो ये जो सोच है, हमारी सोच में जो गिरावट आई है, ये बहुत बड़ी पतन का कारण है। मैं तो किसान भाइयों से इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि खेती से बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं है और गांव से बढ़िया जीने के लिए कोई जगह धरती पर नहीं है।
ये क्यों नहीं उनके ध्यान में आ रही। तो बाबूजी ये तो बात समझ में आई कि आमदनी बढ़ाने के लिए हमको प्रोसेसिंग में जाना होगा। तो बाबूजी प्रोसेसिंग के बाद मार्केटिंग एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि किसान समझता है कि मंडी, आप बता रहे हैं कि मंडी आज जो है मतलब बाज़ार बहुत खुला हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है कि मार्केटिंग जो की जाए? देखिए, हमने अपने बारे में सोच कर देखा। हम शहर से बहुत दूर और यहाँ जंगल में रहते हैं। हमने देखा कि जब जैविक खेती के उत्पादन ठीक तरीके से हमने लोगों को पेश किए और हमने उनसे कहा कि ये पूरी तरीके से शुद्ध हैं, आप इनको खाएंगे तो आपके शरीर को भी इससे आराम मिलेगा, स्वस्थ रहेगा, अब खर्चा भी कम होगा। इस आधार पर ये देखने में पता लगा कि आज हमको अपने घर में बैठे बैठे हमारे सामान की बिक्री की कोई समस्या नहीं है, बल्कि गुणात्मक रूप से मांग बढ़ी है। उसको मैं 100 गुना भी कह सकता हूँ, 1000 गुना भी कह सकता हूँ कि मेरे उत्पादन की 1000 गुना भी मांग है। इसमें मुझे कोई कोताही नहीं है। लेकिन वो मांग को मैं पूरी कैसे करूं? उस मिजाज के लोग नहीं मिल रहे, किसान नहीं मिल रहे, जबकि जब हम अपनी आमदनी को बढ़ाए बैठे। अब फसल किसान क्या देख रहा है? हमारे खेत के गन्ने को देखता है तो अपने रासायनिक गन्ने की तुलना में हमारे गन्ने को देखता है। उसके गन्ना मान लिया 100 कुंटल निकल रहा है, हमारा गन्ना यदि 60 कुंटल निकल रहा है, तो हमारा 60 कुंटल गन्ना हमको बहुत मोटा पैसा ईमानदारी के साथ दे रहा है, उसका 100 कुंटल गन्ना उसको पैदावार नहीं दे रहा है। वो इस बात को देख ही नहीं रहा, वो केवल उत्पादन को मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। उसको उत्पादन से क्या आमदनी की जाए इस पर ध्यान नहीं जा रहा। ये हमारा निवेदन है। मतलब किसान भाइयों को समझना चाहिए कि वो उत्पादन को ना देखें, क्वांटिटी को ना देखें, वो देखें कि क्वालिटी हम कैसे पैदा कर सकते हैं। एकदम। और क्वालिटी होगी जैविक खेती से। हाँ, अब आपने जो सवाल पूछा था मार्केट कैसे आएगा, मार्केट के 3 मुद्दे आप पूरे कर लीजिए, चौथा मार्केट का आपका मुद्दा पूरा है। क्या मुद्दा? क्वालिटी का उत्पादन आपके पास है, आप उसके जिम्मेदार हैं। पहली चीज क्वालिटी। दूसरा, आपके पास में उसका सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन के लिए हम किसानों की मदद करते हैं। पूरे देश में जिन किसानों को हो वो किसी भी रीजनल काउंसिल के द्वारा जुड़े। निःशुल्क सर्टिफिकेशन भारत सरकार ने कर रखा है, कोई आपत्ति की बात नहीं। पीजीएस सर्टिफिकेशन है, किसी से पूछ सकते हैं, भारत सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है। इसके बाद में तीसरा मुद्दा है कि हमने FSSAI ऑर्गेनिक, जैसे आपने देखा कि बोतल पर एक स्टैंडर्ड होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका लाइसेंस कहाँ से लेना है? आप सीधा अपने जिले स्तर पर जाइए, वहाँ पर किसी भी विभाग के अच्छे आदमी से पूछ लीजिए कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यालय कहाँ पर है। उस खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में जाएंगे, उसको लोकल भाषा में गांव में फूड इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं कि भाई फूड इंस्पेक्टर आ गए। तो वो जो फूड इंस्पेक्टर हैं उन्हीं को अथॉरिटी है कि वो FSSAI का लाइसेंस आपको देंगे। आप उनसे ही निवेदन करिए कि हमको ऑर्गेनिक में लेना है, तो ऑर्गेनिक में लाइसेंस लीजिए। फीस कितनी है? 100-200 रुपये की फीस है, कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। आप अपनी कंपनी खोलिए, GST का लाइसेंस लीजिए। देखिए, कोई किसान को कहीं भी किसी वकील से ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अपना टैक्स कैसे बचाना है, इनकम टैक्स कैसे छुपाना है। हमको कोई चोरी चकोरी नहीं करनी। हमको सीधा काम करना है कि यदि मेरे गन्ने का रेट 300 रुपये मुझे मिल रहा था और 300 की जगह आज मुझको वो 900 रुपये का मिल रहा है, तो मैं 50 रुपये भी अपने राष्ट्र को देता हूँ। इसमें क्या आपत्ति है? मतलब वो जैविक खेती करके अच्छा गुणवत्ता वाला उत्पाद उगाए और उसको फिर देश को भी आगे बढ़ाने में मदद करे, टैक्स के रूप में। बिल्कुल मदद करे। वो खुद भी अपनी मदद कर पाएगा और देश की भी मदद कर पाएगा। एकदम। और भारत सरकार ने फिर भी 12 लाख रुपए तक FSSAI में किसानों को ऑन फार्म प्रोसेसिंग करने में छूट दे रखी है। अच्छा। कि प्राइमरी स्तर पर कोई किसान या 5-10 किसान मिलकर यदि अपना प्रोसेसिंग करते हैं तो लाइसेंस की सुविधा है। GST लाइसेंस ले लें, क्वालिटी को बनाकर रखें, छोटी छोटी मशीन और ज़्यादातर हाथों का प्रयोग करते हुए, दिमाग का प्रयोग करते हुए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी करें। बहुत बड़ा काम नहीं है। और अब तो एक बहुत बड़ा अवसर खोलने जा रही है सरकार, वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है इसलिए कि वो उत्पादन करने से लेकर और बाज़ार तक किसानों के लिए जो मुश्किलें हैं वो किसानों के लिए मुश्किल थी। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मेरा अकेले का सामान है, मैं यहाँ से 50 किसानों से बात करता हूँ तो सब नाक मुँह से कोड़ के बैठ जाते हैं। हम ही कह रहे हैं कि हम आपकी क्या जिम्मेदारी लें। आपकी आमदनी दुगनी हो जाए ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, आपका खर्चा कम हो जाए ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि हम आपकी ज़मीन लगान पर ले लें, आपके साथ हम आपके खेत में काम करें, ये तो हमारे बस की है नहीं। तो आप समझ लो, समझने के लिए हम हर महीने
हर रविवार को, अब तो हमने हर रविवार को कर दिया है कि हर रविवार को 10 बजे तक लोग आ जाएं और 2 बजे तक हम उसका निःशुल्क प्रशिक्षण करते हैं। निःशुल्क कहना मुझको वैसे तो बुरा लगता है कि निःशुल्क कुछ होता नहीं, चूँकि लोगों ने सब चीज़ को पैसे से जोड़ दिया और हमारा शुल्क तो बहुत बड़ा है। हमारा शुल्क ये है कि कोई किसान हमसे कोई बात को समझकर और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ले, ये बहुत बड़ी खुशी तो हमारे लिए वो देवता के रूप में मिल जाता है। बहुत अच्छा। तो कोई देवता किसान हमको मिल जाए, इससे बड़ा शुल्क और क्या होगा, यही शुल्क है। तो ऐसे साथियों की तलाश में रोज़ रहते ही हैं। तो हम अभी भी कह रहे हैं इस आपके बदलाव चैनल के, ये जो चैनल आपने खोला है बदलाव, मुझे बहुत अच्छा नाम लगा क्योंकि बदलाव की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा किसान भाइयों कि इस चैनल को खूब अच्छे ढंग से देखें। ये चैनल टीआरपी के लिए या पैसा बटोरने के लिए नहीं है। मैं शिव कुमार जी को बहुत अच्छे ढंग से समझता हूँ कि उन्होंने मेरे साल 18-20 साल से काम किया है। उनकी प्रवृत्ति ये है कि जब किसानों के बीच में जाते हैं और सरकारी नौकरी होते हुए भी कई बार वो देखते हैं कि किसानों के साथ तो पीड़ा है, तो हम अपने अतिरिक्त समय को कैसे किसानों के साथ लगा दें। हम तो नौकरी भी बैठे करते रहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे पास जो समय बचा उसको मैं किसानों के लिए कैसे लगाऊं। तो मैं इनका साधुवाद करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रत्येक रविवार को आप 10 बजे आ जाएं, 2 बजे तक सारी बातों को समझें। फिर किसानों को कैसे अपने खेत में खेती करनी है, कैसे सर्टिफिकेट मिलना है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग करना है। और एक किसान को नहीं साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर आ जाओ, मैं हिम्मत रखता हूँ कि आपके सामान को सही स्टैंडर्ड पर, सही कीमत पर, सही जगह बिकवाने के लिए हम तैयार हैं। हम लोगों की यही तो भूमिका है, लेकिन हम ठेकेदार नहीं है। ये गलती कोई ना कर बैठे कि आप कुछ भी करते रहेंगे और हम आपके बारे में आपके लिए कुछ मदद करते रहेंगे, ये हमारे भी बस की नहीं है। आप हमसे अच्छे हो जाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे विचार बाबू जी। मैं बस लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में, जिससे कि वो इस तरफ प्रेरित हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं और इन चीज़ों को सीखें और खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे मन का सवाल है, क्योंकि मुझे भी बराबर ये पीड़ा है कि भारत सरकार भी चाह रही है, जैविक खेती की बात हो रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं और मेरे किसान भाई तो वहीं खड़े हैं। तो मैं किसान भाइयों से कुछ मुद्दों की अपील करना चाहूँगा। पहली अपील है कि खेती समझ से होगी, शिक्षित लोगों के द्वारा होगी, ये लागत से नहीं होगी। बाज़ार और मंडियों के जरिए जो हमने रास्ते तलाशे थे उनको बंद करने होंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि खेती के लिए आप मुख्य रूप से अपनी मानसिकता को बदल दो। खेती केवल खेत में उत्पादन बढ़ाने का काम नहीं है, बल्कि जो उत्पादन हमको मिला, क्वालिटी का उत्पादन हमने पैदा किया, उत्पादन को बाजार तक कैसे पहुंचाएं ताकि हमारी आमदनी बढ़ जाए, ये हमको सोचने का विषय है जी। इसके बाद में आगे का विषय ये है कि खेती समझदारी और श्रम से होगी। हम देखिए क्यों घाटे में हैं, हमारा सारा काम तो बाजार करता है। एक बार खेत को बोने के लिए जाते हैं, एक बार फसल काटने के लिए जाते हैं, 2-4 बार पानी देते हैं, तो हमारी खेती तो बाजार करता है ना। जबकि एक दुकानदार को मैं देखता हूँ कि एक पान का छोटा सा दुकानदार भी अपनी दुकान पर 8 घंटे 10 घंटे बैठता है, तो वो पैसा कमाता है। तो हम भी खेत पर बैठना सीखें, अपने खेत पर प्रोसेसिंग यूनिट कैसे मिलकर बनाएं, 10-20 किसान मिलकर किस तरीके से ये कार्यक्रम करें। यदि हम आज गांव में राजनीति के लिए खूब मुठभेड़ कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं और बड़े बड़े दावे पेश कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी खेती के लिए पहल करें। तो अब किसानों को दूसरा काम ये करना है कि सामाजिक विकास के लिए एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपनी गांव के स्तर पर ज़रूर बनाएं, ताकि गांव पूरे एक भरोसे के साथ आकार में खड़ा हो जाए। आप बेशक राजनीति करिए, अलग अलग धर्म के साथ जीजिए, कुछ भी जिए, लेकिन किसान तो एक ही धर्म है। किसान का तो एक ही धर्म है, उसको अपने परिवार के साथ इज्जत के साथ जीना है, अच्छा पैसा कमाना है। तो मेरा अंतिम संदेश आपको ये है कि खेती में मानसिकता के लिए बदलाव करिए। खेती में लागत के स्तर पर बदलाव मत ढूंढिए कि कोई खाद हमको मिल जाए, कोई दवाई हमको मिल जाए, कोई बीज हमको मिल जाए ताकि परिवर्तन हो जाएगा। खाद बीज दवाइयों से परिवर्तन नहीं होगा, आपकी सोच से परिवर्तन होगा। और सोच का मतलब है कि उत्पादन से लेकर बाजार के रास्ते हमको तलाशने होंगे। खेती परिवार का काम है, समझदारी का काम है और हम पार पा जाएंगे पूरी तरीके से। मैं इसका प्रमाण हूँ और मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके साथ बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को मेरे साथ जीना है वो मेरे परिवार में आए, उनका स्वागत है और इसके लिए उनको कोई खर्च नहीं करना है।
कोई भी उनको चिंता नहीं करनी है, वो आप ठीक ठाक ढंग से समझेंगे और जब आप समझकर खेत में उतरेंगे तब तक हम आपके साथ में बने रहेंगे। आप सभी को नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात। बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों आज आप पद्म श्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी से मिले। मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको जैविक खेती के विषय में तस्वीर साफ हुई होगी। देखिए यहाँ पर जो बाबूजी ने सीखा है अपने जीवन में, किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, उस बदलाव के साथ आप सभी किसानों को चलने की ज़रूरत है। और जो समस्याएं हैं उस समस्या के लिए हमारा चैनल भी और साथ में बाबूजी भी हमारे साथ हैं। कभी भी आप यहाँ ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को पूरा कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो, उन समस्याओं का समाधान यहाँ मिल सकता है। तो दोस्तों बदलाव तो करना ही पड़ेगा। यदि अपने आप को बचाना है, इस अस्तित्व को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, खेती को बचाना है, तो आपको बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बदलाव लाने के लिए अब आप सतर्क हो जाइए और अपनी भ्रांतियों को दूर कीजिए। जब तक आपकी भ्रांति दूर नहीं होंगी तब तक आप खेती नहीं कर पाएंगे। और जैसे बाबूजी ने बताया कि मानसिकता, जैविक खेती करने के लिए मानसिकता का भी बदलना पड़ेगा। इस प्रकृति के पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसमें कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव, परिवार, समाज, ये पूरा वातावरण, ये सबका अपना अपना रोल है। चाहे कोई प्रकृति में कोई भी, सबका अपना अस्तित्व है। तो उन अस्तित्व को समझते हुए हम प्रकृति को सुंदर सजोने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए आगे बढ़ें और प्रयास करें कि हम जैविक खेती के माध्यम से आगे बढ़ें और इसको मूर्त रूप दें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।